हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फाइनली आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर डीआरडीओ का सर क्लास लीजिए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, क्लास भी ले लीजिए। मैं सबका क्लास लूँगा बाई वन करके। इलेक्ट्रिकल का भी होगा और आप लोग का जो जीके जिससे क्वेश्चन आप लोग का होगा, मैं इसका जो एकदम बेहतरीन से मतलब क्या टॉपिक्स वाइज जो मैं आप लोग का बना कर दे दिया हूँ वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगा, वो जाकर देख लेना सिलेबस क्या है आप लोग का। ठीक है, ठीक है। डीआरडीओ का जो पेपर होता है वो आउट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम देख रहे हैं आप लोग 16/12, ठीक है, 16/12/2018 में मैंने ये एग्ज़ाम में बैठा था भाई। उसका एनालिसिस है, आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन ये सॉल्व मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को मैं बाई वन करके सभी क्लास आप लोग का ले लूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का लेवल देखिए। क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी टाइप यही सब क्वेश्चन रहेगा, इसी सब पूछा गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं दिया था जब उस समय एग्ज़ाम, तो उस समय 150 क्वेश्चन था। ठीक है, अब तो 120 हो गया है। उस समय 150 था और उस समय मेरा 103 नंबर ही आया था। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करो अच्छी तरह से। मेरा ये सपना सपना था इसमें जाना, लेकिन नहीं जा पाए। चलिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग का सपना हम पूरा करेंगे ज़रूर। चलिए, एक छत का पंखा धीमा गति पर घूर्णित करते हुए गर्म हो जाता है। ठीक है, ये हर्षिकार दीर्घ का आप लोग मैनेज कर लेना यार। हुए गर्म हो जाता है वह तथ्य चुने जो इसका जनक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि एक पंखा जो गति जो होता है उसका घूर्णन होते हुए गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसका जनक कौन नहीं है? संधारित्र जल गया है। इसमें आप लोग को बताना है, ऑप्शन दिया गया 4 ठो, तो को बताना है संधारित्र जल गया है, या आपूर्ति लाइन के संयोजन अनियमित अनियमन हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न जो वियोजित अथवा असंत लघु परिपथ हो, या बेयरिंग घिस गई है और ब्लेड टेढ़ी हो गई है, क्या सही होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने है, इसको जवाब देना है आपको। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आपूर्ति लाइन के संयोजन का अंत विनियम हो गए हैं। ओके, चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पूरा सॉल्व करवा दूंगा, आप लोग को कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जो सामने है उसको ध्यान दो ज़्यादा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया, एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध किस में होना चाहिए? एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध किस में होना चाहिए? शून्य अथवा के कुल के ओम, या कुल ओम में, या अनंत में, या मेगा ओम में? बताइए, ये किस में होना चाहिए? किलो ओम में। ओके, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक तापक हीटर मतलब जिसको बोला जाता है, किसकी सूचना पट्टी पर 250 वोल्ट 100 वाट तापक तंतु 500 डिग्री अंकित है, तो 230 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया गया है, तो तापक को क्या होगा? निर्गत आउटपुट ऊष्मा बड़ी रहेगी और बढ़ी रहेगी। ठीक ना, यहाँ बढ़ी होगा, आप लोग मैनेज कर लेना यार, मिस हो गया है। तापक के तंतु के चमक धीमी होगी, या अधिक धारा के कारण चमक तेजी होगी, या दक्षता बढ़ जाएगी? बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये लिखिए, पढ़ लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि एक हीटर, ठीक है, हीटर जो होता है, जो हीटर जिसकी सूचना का पट्टी 250 वोल्ट है, 100 वाट है, और 500 डिग्री अंकित है, तो 230 वोल्ट आपूर्ति संयोजन किया गया, तो तापक को क्या होगा? वह निर्गत ऊष्मा बड़ी रहेगी। ठीक है, आप लोग का क्या राइट आंसर है? ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती है? जिरकोनियम का, बोरान का, या बेरिलियम का, या सीसा का? लेड का, या जिरकोनियम का, या बोरान का, या बेरिलियम का? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट फट। किसका बना होता है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त
तरण छड़े किसकी बनी होती है, आपसे पूछा गया है। ये बनी होती है किससे मेरे भाई लोग, ये बोरान से बना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, थोरियम, हेवी वाटर या बोरान या बेरियम, बताइए। 1 मिनट, चलिए बताइए इसका, थोरियम, हेवी वाटर या बोरान या बेरियम, किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, चैन को नियंत्रण करने के लिए बोला है, ठीक ना, तो बोरान का यूज किया जाता है, ध्यान रहे। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्टर को किससे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, लौह छोर से, मतलब लौह छड़ से, या कैडमियम से, या ग्रेफाइट छड़ों से, या पीतल छड़ से, आपको बताना है, बताइए किससे नियंत्रित किया जा सकता है, ये कैडमियम से, बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी सेवा लाइन को किससे टैप नहीं किया जाना चाहिए, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन को, जो सिरोपरी लाइन जो जा रही है, उसको टैप नहीं किया जाना चाहिए, मध्य विस्तर से या प्रारंभिक बिंदु से, मतलब मध्य मतलब समझ रहे हैं ना, मध्य बिंदु से विस्तर से, या प्रारंभिक बिंदु से मतलब स्टार्टिंग से ही, या समावत बिंदु से, या अचालक के निकट से, क्या होगा, मध्य बिंदु से कभी नहीं किया जाना चाहिए। ओके, बी इज द राइट आंसर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी निम्न अथवा मध्यम वोल्टेज के सिरोपरी लाइनों, सेवा लाइनों सहित का कोई चालक सड़क के पार अथवा उसके किसी अंश के लिए मोटर की न्यूनतम ऊंचाई से कम पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए, 4 मतलब 13 फीट, 4.5 यानी कि 14.7 फीट, या 5 यानी कि 6.4 फीट, यहाँ पर देखिए 5.486 है तो 18 फीट। यहाँ ऑप्शन दिया गया, न्यूनतम ऊंचाई कितना हो चाहिए सिरोपरी लाइन का, सड़क पार जो कर रहे हैं, कम से कम 18 फीट, ये वाला 5.486 जो है, ये इज द यही राइट है, मतलब 8 इज द राइट आंसर, डी का, डी इज द राइट आंसर 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है, कोरोना बनने की संभावनाएं अधिकतम किसके दौरान अधिकतम होती है, कोरोना बनने की संभावनाएं अधिकतम किसके दौरान अधिकतम होती है, मृदु मौसम, शुष्क मौसम, शीतलन मौसम, या गर्मी का मौसम में। आप लोग कोरोना समझते होंगे, ठीक है, देखिए जब लाइन ये सिरोपरी जो जाती है, ठीक है, RYBN, ठीक है, तो इसमें जब हाइट 4 लाख या मतलब 11,000 से बेसी में जाएगी, ठीक है, तो उसमें एक चिड़चिड़ापन आवाज़ आती है, ठीक है, चिची करती है, उसी को कहा जाता है कोरोना। तो कोरोना को किस में मतलब कि ज़्यादा संभावना होती है, कब, कौन सा मौसम में, शीतलन मौसम में, शुष्क मौसम में, ये आपसे पूछ रहा है, आर्द्र मौसम में, ठीक है, इसमें आर्द्र मौसम कोरोना की संभावना ज़्यादा उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन जो होती है आर्द्र मौसम में ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर 9 के ए इज द राइट आंसर था। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्द्र मौसम में कोरोना किस वोल्टेज पर बनता है, आपसे पूछा गया है, आर्द्र मौसम में कोरोना किस वोल्टेज पर बनता है। ऑप्शन देखिए, अच्छे मौसम के आवश्यक वोल्टेज की अपेक्षा कहीं कम, अच्छे मौसम में आवश्यक वोल्टेज की अपेक्षा कहीं अधिक, अच्छे मौसम में आवश्यक वोल्टेज से समान, कोई नहीं, बताइए क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ये अच्छे मौसम की आवश्यक वोल्टेज की अपेक्षा कहीं कम, ये राइट आंसर है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? और अब ऑप्शन देखिए, अब रबर, तांबा, इबोनाइट और यहाँ पे बेकेलाइट है। ठीक है, तो सुचालक बोला है, तो चालक की बात हो गया, सुचालक में तांबा है। ठीक है, ये सब तो अचालक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ पोल में है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक का हो गया? ये देख लीजिएगा, इसका बी है राइट आंसर। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, बताइए कितना होता है? डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ पोल में है? ये होता है 6। ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइज असर किससे कैसे निरस्त किया जा सकता है? घुमावदार कंपनसेटिंग डाल के, या मुख्य ध्रुव के बीच के अंतर के ध्रुव उपलब्ध करा के, या जीएनए एमएनए ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके, या एम्पियर टर्न क्षेत्र बाइंडिंग में बढ़ जाता है। एमएनए जीएनए आप लोग समझ रहे होंगे, जब आप कम्यूटेटर पे जो आप ब्रश स्थापित कर रहे हैं, ये इस पोल को यहाँ पे ये चेंज करने के लिए बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ जीएनए एमएनए। ठीक है, क्या होगा? डीसी जनरेटर में आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जा सकता है? जीएनए एमएनए के ब्रश स्थिति को ये जो चेंज कर दीजिएगा स्थानांतरित कर देने पर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कंपाउंड डीसी जनरेटर का एक प्रयोग किसके लिए है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, बाइंडिंग जनरेटर के लिए, या स्ट्रीट लाइट के लिए, या रेलवे के लिए? बताइए किसके लिए है कंपाउंड डीसी जनरेटर? आप लोग पढ़े होंगे, लॉन्ग शंट डीसी शंट, आप लोग का ये डीसी में पढ़े होंगे, लॉन्ग शंट जनरेटर, और आप लोग का यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर, और आप लोग का लैब वेब, यहाँ पे वो जो पढ़े होंगे वो चीज़ आपसे पूछा गया यहाँ पे कंपाउंड मोटर के बारे में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज, किसका यूज करते हैं हम लोग? बताइए बताइए। आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, बताइए। N2S, CO2, SO2, SFCX, SF6, किसका? CO2 आप लोग को पता होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है कि 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतरीन स्टार्टिंग टार्क देगा? द फ्लोइंग स्टार्टर विल गिव बेटर स्टार्टिंग टार्क टू बिलोंग 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। आपसे पूछ रहा है कौन सा मोटर अच्छा होगा, 5 HP तक के मोटर को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर अच्छा होगा, किसको ज़्यादा अच्छा माना गया है, ये आपसे पूछा गया है। डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या स्टार डेल्टा स्टार्टर, या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर? ये सब क्वेश्चन आपको दे सकता है। आप लोग इंडक्शन मोटर में जो है कि स्टार्टर जितने भी हैं अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। डीओएल स्टार्टर का कितना तक क्षमता है, कितना तक वो कार्य, कितने HP तक के मोटर को हम कार्य ले सकते हैं स्टार्टर का, और स्टार डेल्टा का कितना, ऑटो ट्रांसफार्मर कितना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। इसका यूज करेंगे हम लोग 5 HP तक के डीओएल स्टार्टर का यूज करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा के लिए 15-20 के लिए ये सब चीज़ यूज किया जाता है, स्टार डेल्टा चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसी के द्वारा डीसी में निरूपित किया जाता है। बहुत इजीली क्वेश्चन आपके सामने है।
मतलब क्या निरूपित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एसी को डीसी में बदला जाता है किसके द्वारा, आप लोगों को पता है, रेक्टिफायर के द्वारा। सी इज द राइट आंसर 17 का। 18 का देखिए, स्क्वायरल थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब स्क्वायरल थ्रेड आर यूज व्हेन, मतलब बोला गया है कब किया जाता है, हल्के भार या शामिल हो, हल्के भार शामिल हो, लाइट लोड आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, मध्यम भार शामिल हो, मॉडरेट लोड एंड इन्वॉल्व्ड, या भारी भार, ठीक है, यहाँ पे भार मिस हो गया है, आप लोग कर लेना। हैवी लोड आर इन्वॉल्व्ड या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए बताइए। मध्यम भार शामिल हो, कहाँ पे है मध्यम भार शामिल हो, ये बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है बीजेटी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए यूजेटी, ठीक है। यूजेटी को धीरे धीरे ऑन किया जा सकता है, यूजेटी कैन बी द टर्नेट, यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूजेटी के टर्निस्टर की सतह की तरह कार्य किया जा सकता है, या वी को शून्य तक घटा के बीजेटी को ऑफ किया जाता है, या इनमें से कोई नॉन ऑफ दिस, बताइए क्या होगा। ये हमेशा वी को शून्य तक घटाने यूजेटी को ऑफ किया जा सकता है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। ट्रांसफार्मर बहुत जरूरी है, ट्रांसफार्मर आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बेरी टाइप, और ट्रांसफार्मर किसका क्या कार्य सिद्धांत है, किस पे ये कार्य करता है, ये अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डीआरडीओ का इसमें धावक धावक स्टूडेंट पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर का यहाँ पर रेशियो पूछा आपसे, ट्रांसफार्मर का यहाँ पर गणना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रूपांतरण अनुपात के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, सूत्र पूछ रहा है आपसे, तो बताइए N1/N2 सॉरी, यहाँ पे N1 होगा, या V2 या V1 या N1 I1 या I2 या ऑल ऑफ एबव, सभी है, ठीक है। N1/N2 से भी निकाला जाता है, V2/V1 से भी निकाला जाता है, I1 I2 से भी निकाला जाता है, ध्यान रहे, ठीक ना, तो ऑल होगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन, यहाँ पे डिक्लेमेड बाय, यहाँ पर राइट हैंड रूल के लिए दक्षिण हाथ नियम, या दक्षिण हाथ क्रॉक स्क्रू नियम, या यहाँ पे आप लोग का बोल रहा दोनों, ठीक है, क्रॉक स्क्रू नियम और दक्षिण यहाँ पे क्रॉक स्क्रू नियम और राइट हैंड रूल दोनों, या आप लोग में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव, बताना है आप लोग को। 21 का जवाब दीजिए, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रॉक स्क्रू और हैंड रूल ये दोनों काम इस पे फॉलो करता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्रॉक स्क्रू और राइट हैंड रूल दोनों रहेगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है, उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए हम किस परिपथ में, जैसे कि हमको परिपथ तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई परिपथ उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए, तो हम किस संधारित्र को ज़्यादा पसंद करेंगे, अब्रक या माइका वाला, या वायु एयर वाला, या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या नॉन ऑफ दिस, बताइए जल्दी बताइए बताइए। अब्रक वाला, ठीक है, ये माइका वाला। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, मतलब पूछ रहा है कि चुंबक को आकर्षित कौन करता है, कौन कौन पदार्थ कर सकता है, वो चीज़ पूछा गया। लोहा, एल्युमिनियम और पीतल, लोहा, तांबा और निकल, लोहा, कोबाल्ट और जस्ता, या निकल, कोबाल्ट, इस्पात, बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से फटाफट बताइए।
अपना स्कोर देख लिए। यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है, निकल कोबाल्ट इस्पात। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पट्यांक होना चाहिए। देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है, पानी की ग्रेविटी नापने के लिए, बैटरी का ग्रेविटी जो पानी उसमें होता है उसमें उसके घनत्व को नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जब आप सब स्टेशन में जब जॉब कीजिएगा तो ये रेगुलरली तौर पे आप लोग को कम से कम महीना दिन में मेंटेनेंस करना होता है, तो वो चेक करना पड़ता है। 1100 देखिए 1180 से 1220 तक ये मैक्सिमम से मिनिमम के बीच है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लेकिन बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे सवाल देखिए पूरी तरह चार्ज होगा तो ये 1280 हो जाएगा, ठीक है। 1180 से 1220 तक मीडियम से मध्यम के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण जब चार्ज हो जाएगा तो ये 1280 होगा। चलिए ए राइट आंसर है 24 का। 25 का क्वेश्चन देखिए, एनर्जी मीटर है कौन सा, ये जब आप लोग जो पढ़े होंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, विद्युत मापक यंत्र जो आपको चैप्टर है मेजरमेंट वाला, तो आप लोग को ये सब पता होगा एनर्जी मीटर में क्या क्या लगा होता है, MCMI, ये सब चीज़ आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। तो यहाँ पे बोला है एनर्जी मीटर किस में आता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है या गुड इंस्ट्रूमेंट में आता है या ए बी दोनों में आता है, बताइए। एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, इंडिकेटिंग में नहीं, इंटीग्रेटिंग में आता है, ध्यान रखिए। ओके चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि जब 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। इसे मैं सूत्र पूछा है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, DRDO, ठीक है। 43 जो चैप्टर है आप लोग, हाँ ये कंफर्म नहीं करता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ टॉपिक्स बाई, जो मैं वीडियो बना दिया हूँ कहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर अच्छी तरह से रीड कर लेना, आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा है कि R1 गुणे R2 गुणे R3 इक्वल R, या R1 R2 माइनस R3 इक्वल R, या R1 माइनस R2 माइनस R3 इक्वल R, या R1 प्लस R2 R3 इक्वल R। ये तो इजीली है, तो ऐसा नहीं कि सब भारी भारी क्वेश्चन आता है, सब कुछ इजी भी क्वेश्चन आता है। आप लोग का डी इज़ द राइट आंसर, आप लोग को पता होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो पूछा ही जाएगा। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसमें होगा, तो इसमें जल का प्रयोग, ठीक है क्वेश्चन सही है, बताइए। इसमें जल का प्रयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है किसमें, थर्मल पावर स्टेशन में, उष्मीय शक्ति यंत्र में, या हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में, द्रव चालित इसी को बोला जाता है, या नाभिकीय न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है, ये थर्मल में आप लोग को क्या होगा आपको पता होगा, हाइड्रोलिक में हो गया ये, आप लोग नाभिकीय में देखिए बम विस्फोटक करके, जैसे कि यूरेनियम बेरियम का मतलब न्यूक्लियर पदार्थ को विस्फोट कर करके और उसको स्टीम में मतलब उसको प्रेशर देकर और एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है। डीजल पावर स्टेशन ये यही है, राइट आपका यही है। ओके ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ लीजिएगा, बिजली कैसे कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा मेगावाट का वो लगा हुआ है, ठीक है भारत में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि डबल सर्किट पारेशन लाइन में होंगे, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल गिव, यहाँ पे विल हैव 4 चालक जिनमें एक पृथक चालक शामिल है, फॉर कंडक्टर इंक्लूडिंग आर ऑन अर्थ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 6, 7 नॉन ऑफ द एबव यहाँ पे बोला गया है, क्या होगा, तो क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी से। डबल लाइन पूछा है, ध्यान देना, डबल सर्किट पैरेलल लाइन में डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा। 4 चालक जिनमें एक पृथक चालक शामिल हो, 7 चालक जिनमें एक पृथक चालक शामिल हो, ये राइट है सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को निम्न एसी में काम में लिया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अडॉप्ट इन द फ्लोइंग एसी मशीन।
किस में लिया था? स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को यूज हम कहाँ करते हैं? किस में लिया था? जनरेटर में, अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में या उपरोक्त सभी में? किस में किया जाता है हम लोग यूज करते हैं? स्थैतिक, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त। ट्रांसफार्मर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना, इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 4-5 तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अच्छी तरह से आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। किसी सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन कौन ट्रांसफार्मर यूज कहाँ कितना होता है, वो चीज़ आप लोग को देखना है, ठीक है। सिलिका जेल, आप लोग का ऑटो ट्रांसफार्मर, CT PT AT, ये सब चीज़ आप लोग को देख लीजिएगा। सेल टाइप, कोड टाइप, कौन, वो सब चीज़ आप लोग देख लेना, ओके। चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में के उपरोक्त द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल, द स्विचिंग लॉजिक इज हैव अटेन्ड बाय द यूजिंग कनेक्टर्स या फ्यूज या तार या कनेक्टर्स। किसमें? कनेक्टर में, ठीक है। राइट आंसर आप लोग का है ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? इफ ए नॉर्मल कंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस, तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? बढ़ता है या घटता है, या प्रवृत्त होता है या शून्य हो जाता है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, ओके। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? कार्य सिद्धांत में आप लोगों को बोल रहा हूँ, बताइए कि आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। ट्रांसफार्मर DC वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, या DC वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, AC वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, या AC वोल्टेज की आवृत्ति को बढ़ाना, या नॉन ऑफ एबव, नॉन ऑफ द एबव, बताइए। यह सिर्फ AC पे काम करती है, AC को बढ़ाती है, AC को घटाती है, AC को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो आप लोग क्या मारोगे? ये वाला बी इज द राइट आंसर। चलिए, जब 3 फेस अल्टरनेटर प्रतिरोध भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। अल्टरनेटर, बताइए क्या होगा? बोला गया है व्हेन ए 3 फेस अल्टरनेटर सप्लाइज रेजिस्टिव लोड, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स विल बी, कितना डिग्री होता है बताइए? 3 फेस जब होगा तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री फील्ड एक्सिस के 90 डिग्री, या फील्ड फ्लक्स के 45 डिग्री, या फील्ड फ्लक्स के समांतर, या नॉन ऑफ द एबव। हमेशा ध्यान रखना, 3 फेस की बात करेगा तो 90 डिग्री हो जाता है, ओके। 34 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, यहाँ आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय। एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा के द्वारा दी जाती है, बताइए। मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम, या राइट हैंड ग्रिप एंड थंब रूल, या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। मिस हो गया है, लेफ्ट हैंड होगा, ठीक ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट होगा, यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लेना, बताइए यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट कर लेना यार, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि यहाँ पे ये रूल किसमें धारा, एक चालक के धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा का आप लोग को जो हाथ वाला ये होता है, कैसे करना है, किसको किस पे ये है, कौन सा सही है, ये वर्क करता है, बताइए जल्दी बताइए। फ्लेमिंग का राइट, ये देख रहे हैं ना, राइट हैंड रूल, ये आपका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थिंग इज नेसेसरीज टू, अर्थिंग के लिए आवश्यक है। अर्थिंग किस लिए किया जाता है? मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए, या मशीन की बाइंडिंग के लिए, या पक्षियों के करंट से बचने के लिए, या उपरोक्त सभी, बताइए। अर्थिंग किस लिए किया जाता है? देखना, अर्थिंग हमेशा ना मनुष्य और बाइंडिंग दोनों को मारना, ठीक है।
ऑप्शन में रहे तो। 36वां क्वेश्चन देखना, एक परिनालिका में उसकी, ठीक है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई में बड़ी होनी चाहिए, चौड़ाई लंबाई से बड़ी होनी चाहिए, या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। ए सोलोनॉइड कॉइल मस्ट हैव इट्स। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाता है? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज विच टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रीफर्ड। पूछा गया है कि डीसी वोल्टेज को नापना है आपको, ठीक है, तो आप लोग कौन सा मतलब कि यूज कीजिएगा, एमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट या एमआई टाइप का या इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का या नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। सिंपली से क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, आपको बताना है। क्या मारोगे मेरे भाई? ये एमसी टाइप का आप लोग यूज करोगे, ओके। ये इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, एक छत का पंखा धीमा गति पर घूर्णित करते हुए गर्म हो जाता है, ठीक है, 1 मिनट। तो दोस्तों आप लोग का मैंने 41 मिनट में 47 क्वेश्चन टच करवाया है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लोग धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया भी होगा। 1-2 क्वेश्चन मिस हो गया तो माफ़ करना दोस्तों, टाइपिंग में मिस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं हम लोग। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अपना कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो।